हेलो। हाँ साथियों, नमस्ते। आपका अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य विषय पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। क्योंकि सत्र पर्यंत हमारा प्रयास यही रहता है कि हम बच्चों को अधिकाधिक जानकारियों से रूबरू करवाते रहें, लेकिन चूंकि यह परीक्षा का दौर है और इस परीक्षा के दौर में ज़रूरतें कुछ बढ़ जाती हैं, ज़रूरत पड़ जाती है कि हम एक रणनीति बनाकर उसके लिहाज से और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो देखिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं कवि परिचय की। यहाँ बात कर रहे हैं कवि परिचय की। कवि परिचय में यदि हम बात करें तो हमारी सृजन नामक जो पुस्तक है उसमें पद्य कवियों की रचना, यदि पद्य कवियों की बात करें तो कुल मिलाकर 5 हैं, जिन पांचों में सूरदास, रहीम, बिहारी, भूषण और शमशेर बहादुर सिंह 5 हैं। उसके बाद में यदि हम गद्य लेखकों की बात करें, तो यहाँ पर भी 5 हैं। कौन कौन से? भय वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाजार दर्शन के जैनेन्द्र कुमार, और जैनेन्द्र कुमार के बाद में ठेले पर हिमालय से धर्मवीर भारती, और इसके बाद में था उपेंद्र नाथ अस्क का एक एकांकी है तौलिए, और एक ममता कहानी है जयशंकर प्रसाद की। तो हम पांचों में से कोई से भी याद कर सकते हैं, 10 याद कर सकते हैं। चूंकि होगा क्या, हमारी हिंदी अनिवार्य का जो प्रश्न पत्र आएगा, उस प्रश्न पत्र में 21वें नंबर का जो प्रश्न है, 21वें नंबर का जो प्रश्न है वह कुल मिलाकर 4 अंक का होगा। और इसमें दोस्तों क्या होगा, एक तो लेखक अथवा एक कवि, एक लेखक अथवा एक कवि, दोनों नाम साथ होंगे। एक लेखक का नाम देकर पूछा जाएगा और एक कवि का। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों पूछे जाएंगे। तो व्यक्तित्व में तो हम क्या क्या चीजें शामिल करते हैं? व्यक्तित्व में हम शामिल करते हैं किसी भी कवि अथवा लेखक का जन्म स्थान, माता पिता, उनकी शिक्षा इत्यादि के बारे में। और उनकी कृतित्व में शुरू करते हैं, बात करते हैं हमें उनकी रचनाओं के नाम, उसकी काव्य भाषा, और भाषा के साथ साथ उनकी जो प्रधान प्रवृत्तियां हैं कि वो क्यों लिखा, उन्होंने किस कारण से लिखा, उनके पीछे का जो उद्देश्य था उस उद्देश्य पर बात करते हैं। और इनके संबंध में यदि किसी साहित्य इतिहासकार के द्वारा कोई विशेष कथन यदि कहा गया है तो उसका उल्लेख भी हमें कर सकते हैं। यहाँ आज हमें अब तो देखिएगा क्या है, 5 कवि आप हमारे पास है और 5 ही लेखक हैं। हम कोई एक साइड देखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के लिहाज से स्पष्ट कर देना चाहते हैं हम। पहले हमने दोनों के बारे में, जितने भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है उन सब के बारे में पूरी जानकारी प्रस्तुत की है। लेकिन चूंकि परीक्षा के दौर में हम एक अलग रणनीति के तहत और यदि करें तो बच्चों के प्राप्तांक भी ज़्यादा बनेंगे और उनकी तैयारी का जो मसाला है वो मसाला भी कम से कम उन्हें थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा और उसके बेस पर वो अधिक तैयारी कर सकते हैं, ताकि अन्य जो परीक्षाएं हैं, अन्य जो प्रश्न पत्र हैं, अन्य जो विषय हैं, उन विषयों में भी और वो अच्छे तरीके से समय दे सके, उनकी तैयारी भी कर सके। सिर्फ हिंदी में ही और नंबर लेकर आना या सबसे ज़्यादा नंबर लाना हमारे टारगेट में नहीं है, हमारी लक्ष्य में नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण और विकास हो, वो सर्वांगीण सभी सब्जेक्ट में, सभी विषयों में समान रूप से उन्नति करे। आज तो चलिए अब बात करते हैं हमें कि आज हम सिर्फ सूरदास कवि के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। अब सूरदास कवि में हम लेखन का हमारा थोड़ा सा पैटर्न, यदि हम एक पैराग्राफ की तरह से लिख देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये समस्त जानकारियाँ यदि यहाँ लिखिए, वो सारी जानकारियाँ आप एक पैराग्राफ के रूप में भी लिख सकते हैं और आप उनको पॉइंट्स बनाकर भी लिख सकते हैं। तो यदि हम उनके अलग अलग पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है, एक आभास होता है कि कहीं ना कहीं उत्तर पुस्तिका जांच करने वाले जो परीक्षक महोदय हैं उनके मन में हमारे प्रति, एक अनजाने चेहरे के प्रति और एक कहीं ना कहीं एक अच्छी भावना उनके मन में घर कर जाएगी, एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं बनेगा। और ये कोई हमें नहीं लगता कि ये कोई न्यायोचित नहीं है। तो देखिएगा, हम सबसे पहले बात करते हैं इनके व्यक्तित्व और कृतित्व, व्यक्तित्व एंड
कृतित्व, इन पर यदि हम बात करें तो देखिएगा क्या निकल कर आता है। इनका जन्म 1483 ईस्वी में, हम इस प्रकार से, जैसे यहाँ स्टार बना है इस प्रकार से लिख सकते हैं, या जो हमारी जो पेन हम लिखते हैं नीली स्याही से लिखते हैं, तो ये जो पॉइंट्स हैं वो काले रंग की स्याही से भी लिखे जा सकते हैं। मृत्यु इनकी 1563 ईस्वी में। कुल मिलाकर इनकी आयु जो है वह 80 वर्ष थी। मृत्यु के समय इनकी आयु कितनी थी? 80 वर्ष मानी जाती है। जन्म स्थान है दिल्ली के निकट सीही नामक गांव। दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इनके गुरु का नाम क्या है? वल्लभाचार्य, वल्लभ धन आचार्य। इनके गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य। रचना संसार में बात करते हैं कि इनके द्वारा किन किन कृतियों की रचना की गई, तो पहली और सबसे प्रधान रचना है इनकी सूरसागर। सबसे इनकी जो कीर्ति है उस कीर्ति का आधार स्तंभ भी क्या माना जाता है? सूरसागर। दूसरी है इनकी साहित्य सूर सारावली, सूर सारावली। और तीसरी इनकी रचना का नाम है साहित्य लहरी। इन्होंने काव्य भाषा के रूप में कौन सी भाषा को अपनाया? तो क्योंकि ये कृष्ण के भक्त थे और कृष्ण के जन्म क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र है मथुरा, वृंदावन, अलवर, भरतपुर, करौली वाला, वहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है। तो इन्होंने अपना काव्य लेखन किस भाषा में किया? ब्रज भाषा में किया। भक्ति की बात आती है तो किसके भक्त थे? तो आप कृष्ण के अनन्य भक्त थे। किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। प्रारंभ में आपने का अर्थ है यहाँ पर सूरदास ने, प्रारंभ में आपने दास्य भाव की से काव्य रचना की थी। कौन से भाव से? दास से। एक याचक के रूप में वे स्वयं को प्रस्तुत करते हैं श्री कृष्ण के समक्ष। लेकिन जब इनकी मुलाकात गुरु वल्लभाचार्य से हुई और उनके मार्गदर्शन पर के पश्चात इन्होंने दास्य भाव का परित्याग करके सख्य भाव में काव्य लेखन करना शुरू कर दिया। अब वे क्या मानने लगे? कृष्ण को अपना सखा। सखा पर्यायवाची शब्द किसका है? अब वो कृष्ण को अपना मित्र, दोस्त मानने लगे। सखा मित्र का या दोस्त का पर्यायवाची शब्द है। तो अपने गुरु, तो किसके कहने पर सूरदास ने दास्य भाव की भक्ति छोड़कर सख्य भाव की भक्ति अपनाई थी? वल्लभाचार्य के कहने के उपरांत। अब इनके विषय में, सूरदास के विषय में अलग अलग कवियों, अलग अलग साहित्य इतिहासकारों के द्वारा जो महत्वपूर्ण कथन कहे गए उनके विषय में चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहली बात आती है कि आपको साहित्य रूपी आकाश का, साहित्य आकाश या साहित्य आकाश का आपको क्या माना जाता है? सूर्य माना जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़ुगन के सबदास, आज के कवि खद्योत समय जह तह करत प्रकाश। कि सूरदास है वो सूर के समान, सूर्य के समान है, और तुलसीदास शशि के समान है, केशवदास हैं वो तारे के समान है, तारक के समान है। और आज के जो और कवि हैं इनकी, इन तीनों के अलावा वो आज के कवि खद्योत्सम वो जुगनू के समान है, जो यहाँ वहाँ प्रकाश करते फिरते हैं और कोई ज़्यादा दम वाली बात उनमें नहीं है। पता नहीं बाकी में दम था या नहीं, लेकिन सूरदास इस पद के माध्यम से इस सारे साहित्य रूपी आकाश में सूर्य सबसे जो तेजवान है उसकी तरह से चमकने वाले कवि माने जाते हैं। तो साहित्य रूपी आसमान, साहित्य रूपी आकाश का उन्हें क्या माना जाता है? सूर्य माना जाता है। और आप शॉर्ट में इसका उल्लेख कर सकते हैं, सूर सूर तुलसी शशि, आगे कोष्ठक बंद कर दें। सेकंड नंबर का पॉइंट हमारा है कि आचार्य शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा है। कहा जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, बावजूद, और हम आंखों वाले हैं, बावजूद इसके हमारी बजाय, और सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना सूक्ष्म और इतना सजीव वर्णन किया है कि हम खुद जब उन्हें पढ़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यार हमने इन दो दो आंखें लेकर हमने देखा क्या? सूरदास बगैर आंखों की ये सब कुछ देख सकते थे। तो आचार्य शुक्ल ने सूरदास को क्या कहा है? वात्सल्य रस का सम्राट। बच्चे की बाल लीलाओं के बारे में इतना सटीक, इतना सूक्ष्म
और इतना सरल वर्णन शायद ही किसी कवि ने किया हो। तीसरा पॉइंट हमारा कि विट्ठलाचार्य ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे, तो विट्ठलाचार्य ने इन्हें मृत्यु के बाद जब सूरदास का देहांत हो जाता है तब वो कहते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिससे जो लेना हो सो ले, कि पुष्टि मार्ग का जहाज इनको कहा जाता है। तो बात आती है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है। किसने कहा था, तो विट्ठलाचार्य ने कहा था, विट्ठल जोड़े आचार्य ने। अगला पॉइंट हमारा, आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि सूरदास की रचनाएं इतनी काव्यांग पूर्ण, मतलब काव्य के जो समस्त अंग, काव्य के जो अंग माने जाते हैं वो समस्त अंग इनके काव्य में उपस्थित हैं, इतने काव्यांग पूर्ण व प्रगल्भ है कि बाद के कवियों की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं। जैसे सूरदास ने उन सबको चख कर जूठ कर छोड़ दिया है, और उसके बाद के जो कवि हैं वो कवि उन्हीं जूठी हुई युक्तियों का सहारा लेकर काव्य रचना कर रहे हैं। ये किसका मानना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि सूरदास की रचनाएं इतनी काव्यांगपूर्ण व प्रगल्भ है कि बाद के कवियों की उक्तियां लिखा है आचार्य शुक्ल ने कि बाद के कवियों की उक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं। आगे विशेष में हम भी कुछ एक दो चीजें और शामिल कर देते हैं कि विशेष इनके बारे में और क्या क्या जानकारी है। तो विशेष रूप से इनकी जानकारी है कि सूरदास का जो भ्रमर गीत है वो वियोग श्रृंगार रस का शिखर माना जाता है। वियोग श्रृंगार रस का शिखर किसे माना जाता है, तो सूरदास के भ्रमर गीत नामक प्रकरण को, ये सूर सागर का ही एक हिस्सा है। दूसरा है कि आप अष्ट छाप कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। कौन से कवियों में, अष्ट छाप कवियों में। पुष्टि मार्ग की में जो 8 कवि थे उन 8 कवियों में सबसे श्रेष्ठ कौन माने जाते हैं, सूरदास माने जाते हैं। और इसके अलावा अंतिम जैसे हम लिख सकते हैं कि सूरदास जन्मांध थे, सूरदास जन्म से अंधे बताए जाते हैं, कि माना जाता है कि सूरदास जन्म से अंधे थे। तो इस प्रकार से हम, चूंकि इस शब्द 21वें प्रश्न का अंक भार तो रहेगा 4 और शब्द सीमा रहेगी 60। चूंकि यहाँ ये जो शब्द सीमा आप देख रहे हैं ये शब्द सीमा ज़्यादा है, लेकिन जानकारी के तौर पर इतनी देनी जरूरी थी, आवश्यक थी। हम परीक्षा न देकर अभी फिलहाल तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई बात इनमें से बच्चा भूल भी जाए, मिस भी हो सकती है उससे। और बाकी अध्यापक साथियों से मेरा निवेदन ये है कि आपकी विद्वता पर हमें किसी प्रकार का कोई अंदेशा, कोई संशय नहीं है। आप यदि लगे कि ये अच्छे हैं, कुल मिलाकर ठीक ठाक है, तो आजकल जैसे एक बात बच्चों से होती है मेरी भी कभी कभार, तो बच्चे बताते हैं कि सर अभी नेट का रिचार्ज हमने बंद कर दिया है और हम स्वाध्याय ही कर रहे हैं। तो कम यदि वो स्वाध्याय करें और आप ऐसा महसूस करें कि ये जानकारी कुल मिलाकर ठीक है, उपयोगी है, सीरियस है, तो आप बच्चों को नोट करवा सकते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो वीडियो के साथ साथ नोट कर सकते हैं, और या मेरे फेसबुक अथवा व्हाट्सएप पर, और आपको इसकी जो फोटो है वो फोटो PDF में और JPG में दोनों मोड में वहाँ आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आप पे जैसा उचित समझे करें, लिखवाना चाहें तो लिखवाएं, और बच्चे यदि देख रहे हैं तो बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बच्चे भी इसे देखें। और अगले वीडियो में हम फिर एक नए दूसरे कवि रहीम पर बात करेंगे, उसके पश्चात हमें बिहारी पर, उनके पश्चात भूषण, और अंत में शमशेर बहादुर सिंह पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो जब तक हम अगले कवि के बारे में तैयारी करें तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ साथियों नमस्ते, आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हैं कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य नामक प्रश्न पत्र के और कवि परिचय नामक एक प्रकरण को लेकर। यह है प्रश्न हमारे 21वें नंबर का प्रश्न होगा। इस प्रश्न का अंक भार 4 नंबर का होगा और कुल मिलाकर शब्द सीमा इसकी 60 शब्द रखी गई है बोर्ड के द्वारा। बोर्ड का मानक है 60 शब्दों में। यहाँ शब्द जरूर ज्यादा थोड़े, लेकिन उसको आप मैनेज कर सकते हैं। देखिएगा, इससे पूर्व में जो वीडियो जारी हुआ था उसमें हमने सूरदास के बारे में पढ़ा, अब हम यहाँ और रहीम के बारे में पढ़ेंगे।
क्योंकि वो रहीम के नाम से ही ज्यादा प्रचलित है, रहीम के नाम से ही जाने जाते। तो रहीम के बारे में पढ़ेंगे। रहीम का मूल नाम अब्दुर रहीम था, रहीम का मूल नाम अब्दुर रहीम था, और खान खाना उनकी उपाधि थी जो मुगल साम्राज्य के द्वारा उनको दी गई थी। अब देखिए कि ये इनका परिचय देखते हैं हम। तो परिचय में सबसे पहले बात हम करते हैं एक बार के लिए कि इनके पिता का नाम बैरम खां था, जो अकबर के संरक्षक थे। क्योंकि जब शेरशाह सूरी के द्वारा और मुगल सम्राट हुमायूं के शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को हरा दिया जाता है और दिल्ली पर कब्जा कर लिया जाता है, तो हुमायूं सिंध के रेगिस्तान अथवा पाकिस्तान, वर्तमान का पाकिस्तान, उस समय का भारत मान सकते हैं आप, तो वो पाकिस्तान की तरफ, लाहौर की तरफ, सिंध की तरफ चले जाते हैं और वहां काफी दिनों तक रहते हैं। उसी दरम्यान उनके एक सेनापति थे बैरम खां। बैरम खां की पत्नी या बेगम ने 17 दिसंबर 1556 ईस्वी को लाहौर नामक स्थान पर एक पुत्र को जन्म दिया। उसी पुत्र का नाम अब्दुर रहीम रखा गया। चूंकि अब्दुल रहीम है वो भी अकबर के हम उम्र थे, दोनों साथ साथ पलते बढ़ते रहे, सीखते सिखाते रहे, और बैरम खां हुमायूं के विश्वास पात्र सेनापतियों में से एक थे। भारत में यहाँ कालिंजर का किला बनाते समय कालिंजर के किले की मरम्मत करवाते समय और एक दुर्घटनाओं से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं तक यह खबर पहुंचती है, हुमायूं वापस आते हैं, दिल्ली पर कब्जा करते हैं और एक दफा एक सीढ़ियों से लुढ़क कर उनका देहांत हो जाता है। उसके पश्चात बालक अकबर को दिल्ली का बादशाह बना दिया जाता है और बैरम खां अकबर के संरक्षक के रूप में और दिल्ली का राजकार्य का संचालन करते हैं। उन्हीं के पुत्र है अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम का जन्म देखिए कब होता है, 17 दिसंबर 1556 ईस्वी को, और इनका निधन होता है 71 वर्ष की आयु में 1626 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका लाहौर माना जाता है। इनके पिता का नाम बैरम खां था और इनको ये किसके आश्रय में रहे, तो मुगल सम्राटों के आश्रय में रहे। मुगल सम्राटों में अकबर का जो समय था वो इनका स्वर्णिम काल था, और लेकिन जहांगीर के काल में इन्हें जेल में भी रहना पड़ा था। तो ये अकबर के काल में थे और अकबर के समय में इनको जो सबसे बड़े मनसबदार थे उन मनसबदारों में शामिल किया गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोहावली, एक ये तुलसीदास की भी है लेकिन इनकी दूसरी है दोहावली, नगर शोभा, रास पंचाध्यायी और मदनाष्टक, और अंतिम पांचवी है नायिका भेद के बरवे। बरवे एक छंद है। इन्होंने किन किन छंदों में रचनाएं की, तो इन्होंने दोहा छंद, सोरठा छंद, बरवे और सवैया, कुल मिलाकर 4 छंद इनके प्रिय छंद माने जाते हैं, या ज्यादातर रचनाएं इनकी इन 4 छंदों में ही है। आप सामंजस्यवादी अथवा समन्वयकारी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। समन्वयकारी अथवा सामंजस्यवादी का अर्थ है कि किसी भी प्रकार की एक धार्मिक आधार पर इन्होंने कोई विभाजन करने का प्रयत्न कभी नहीं किया, ना इनके कृत्यों के द्वारा, कार्य किए गए उनके द्वारा, और न ही इनकी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से हमें इस प्रकार का कतई आभास नहीं होता कि वो सांप्रदायिक आधार पर कोई भेदभाव करना जानते भी थे। ये पूर्णतः सामंजस्यवादी अथवा समन्वयकारी माने जाते हैं। आपकी रचनाओं में रामायण, महाभारत, पुराण एवं गीता के न केवल कथानक अपितु इनके पात्र भी देखने को मिलते हैं। इनके पात्रों का उल्लेख भी मिलता है। ये कृष्ण भक्ति में काव्य रचना किया करते थे। किसकी भक्ति में किया करते थे? कृष्ण की भक्ति में भी इन्होंने काव्य लिखा है। देखिएगा, एक इस्लाम मतावलंबी व्यक्ति, एक इस्लाम मतावलंबी जो आज तक जिनकी बातें चलती हैं और वो हर कक्षा के कोर्स में, पाठ्यक्रम में शामिल होते हैं, वो कृष्ण भक्ति में रचनाएं लिखा करते थे। आप दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करें तो रस खान भी इसी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। नैतिकता या नीति प्रवणता इनके काव्य की प्राण है। इनके काव्य की जान क्या है? नैतिकता। नैतिकता को हटा दिया जाए तो इनके काव्य में शेष कुछ नहीं रहेगा। इसके अलावा भक्ति, श्रृंगार व प्रेम का भी सुंदर समन्वय इनके काव्य में देखने को मिलता है। ये भाषा की बात करें, या मतलब भाषा नामक इस प्रकार से हम टॉपिक लगाकर, पॉइंट लगाकर लिखें तो ब्रज और अवधि। अब जैसे मान लो यहां लिखा है आप ब्रज व अवधि भाषा में रचना कार्य करते थे। यदि हमें 60 शब्दों में ही इसे बांधना हो तो इस प्रकार से एक पॉइंट लगाएंगे, जैसे यहां लगाया और यहां भाषा लगाकर
और भाषा के साथ ही सिर्फ लिख देंगे एक तो ब्रज और अवधि। तो ये लो, बाकी और शब्द हैं वो स्वतः ही कम हो जाएंगे और हमारी जो बात है वो बात भी सारी समक्ष से प्रेक्षक के समक्ष आ जाएगी। अगला पॉइंट है कि आपके दोहों में इन्होंने सबसे ज्यादा दोहे लिखे और दोहे इनके आज भी पूर्ण प्रासंगिक है। आपके दोहों में जीवन के अनुभवों या जीवनानुभवों का प्रभाव साफ तौर पर देखा जाता है। नीति संबंधी दोहों में आम जनजीवन से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिस कारण से रहीम आज भी हर घर में लोकप्रिय है। आम बोलचाल की भाषा में या आम बोलचाल में भी और रहीम के इन दोहों का प्रयोग किया जाता है कि रहीम ने धागा प्रेम का सामाजिक है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, है ना, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहते भुजंग, या काज परे कछूर है काज सरे कछूर। तो काम पड़ने पर आदमी कुछ और होता है, काम निकल जाने पर कुछ ही और हो जाता है कि तो इस प्रकार के जो दोहे, इन दोहों का और जो दोहों के जो उदाहरण है वो आम जनजीवन से या समाज से इन्होंने उठाए हैं, इसलिए जनता तक वो ज्यादा पहुंच पाए हैं। तो ये इसलिए हर घर में आज भी लोकप्रिय माने जाते हैं। और आप कवि के साथ साथ एक सेनापति भी थे और एक कुशल प्रशासक भी माने जाते हैं। खान खाना और मिर्जा खान की उपाधि से इन्हें मुगल साम्राज्य या मुगल बादशाहत के द्वारा और सम्मानित भी किया गया था, विभूषित भी किया गया था। इस प्रकार से जैसे उपाधि में भी हम ये लिख दें, सिर्फ लिखे हमें उपाधि, और उपाधि के आगे एक तो खान खाना एंड मिर्जा खान, ये लो दो शब्दों में ही हमारा काम निकल रहा है। और इस प्रकार से हम जो कवि का परिचय है वो परिचय कम शब्दों में अधिकतम देने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि शब्द सीमा भी में हमें बांध के रख दिया है। तो शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए और इस प्रकार से हम और किसी भी कवि का परिचय दे सकते हैं। सूरदास का परिचय पूर्व में हो चुका है, इसके अलावा हमारे रहीम का परिचय हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा 3 कवि और शेष रह गए। 3 कवियों में है एक बिहारी, एक भूषण और एक शमशेर बहादुर सिंह। तो अगले वीडियो में आप इन तीनों को अलग अलग और अंत में एक साथ जरूर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो साथियों, नमस्ते। आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य विषय पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हैं। आप बोर्ड पर बिहारी का परिचय लिखा हुआ देख पा रहे हैं। यहाँ देखिएगा काले स्याही से लिखा हुआ है और लाल स्याही से उस पर पहले से निशान भी है। क्योंकि यह वीडियो पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन पता नहीं किस तकनीकी समस्या की वजह से आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाई, अतः हमें दूसरा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो ये जो लाइन इनको अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है, वो वैसा का वैसा ही रखा है। थोड़ा सा आप मैनेज करें प्लीज। देखिएगा, बात करते हैं हिंदी साहित्य की। बोर्ड परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा उसमें 21वें नंबर का प्रश्न, 21वें नंबर के प्रश्न में कवि अथवा लेखक, कवि अथवा लेखक का परिचय, परिचय भी व्यक्ति परिचय और उनका रचना परिचय पूछा जाएगा। यह प्रश्न कुल मिलाकर 4 अंक का होगा और इसकी सीमा, शब्द सीमा है वह राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा 60 शब्द तय की गई है। क्योंकि परीक्षक कभी भी आपके जो शब्द है वो गणना करने नहीं बैठेंगे, लेकिन एक अनुमानित शब्द सीमा वहां आप रखें। आप भी नई परीक्षा के दरमियान जो बच्चे 12वीं क्लास के देख रहे हैं वो कभी भी अपने प्रश्नों के जो शब्द हैं वो जवाब में लिखे हुए वो शब्द गिनने की आवश्यकता नहीं, एक अनुमानित दायरा आप रखें वहां। आज हम बिहारी के बारे में पढ़ रहे हैं। बिहारी से पहले हम सूरदास और रहीम के बारे में पढ़ चुके हैं। बिहारी कवि दोस्तों रीति काल के कवि थे और रीति काल के अलग अलग कवियों को यदि श्रेणियों में बांटा जाए तो ये रीति बद्ध कवि माने जाते हैं। ये रीति 3 भाग है, रीति सिद्ध कवि, रीति बद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। तो ये इन्होंने रीति से संबंधित कोई ग्रंथ नहीं लिखा, इसलिए रीति सिद्ध कवि न होकर ये रीति बद्ध कवि माने जाते हैं। जैसे कि रीति काल की जो प्रवृत्तियां थी, जो लक्षण थे, उसी प्रकार
की रचना बिहारी अपने और काल में, अपने जीवन काल में करते हैं। देखिएगा क्या होता है, अब लिखने का जो पैटर्न है जवाब लिखने का, वो एक पैराग्राफ की तरह से नहीं लिखेंगे, हम अलग अलग पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। और इस बिंदुवार लिखने से फायदा यह है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात हम अपनी और रख सकें, परीक्षक के सामने एक नए तरीके से पेश करें खुद को। देखिएगा, जन्म इनका 1595 ईस्वी और इनकी मृत्यु होती है 1663 ईस्वी में। मृत्यु कब होती है? 1663 ईस्वी में। जन्म स्थान है इनका ग्वालियर के निकट बसुआ नामक गांव। इनके पिता का नाम केशव राय था। पिता का नाम क्या है? केशव राय। और ये किस दरबार के कवि थे? तो ये आमेर दरबार के या आमेर के शासक कछवाह वंश, ये जो शासक थे उन कछवाह वंश के दरबार में रहे थे। और इनके समय इनका समकालीन शासक कौन था जयपुर के? तो मिर्जा राजा जयसिंह, जो जिन्हें जयसिंह थे, जयसिंह उनका नाम था। और मिर्जा राजा की उपाधि उन्हें मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा प्रदान की गई थी। उनके दरबारी कवि थे। मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा कहा जाता है या साहित्य इतिहासकार बताते हैं कि एक पद की रचना पर मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा बिहारी को सोने की एक मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा प्रदान की जाती थी। ये किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। निम्बार्क संप्रदाय में कृष्ण की पूजा की जाती है, सॉरी, कृष्ण और राधा दोनों की पूजा की जाती है, लेकिन कृष्ण से पहले राधा की पूजा की जाती है। यहाँ राधा कृष्ण मतलब राधा कृष्ण, राधा की पूजा पहले, उसके पश्चात कृष्ण का नंबर आता है। और इसीलिए इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा है बिहारी सतसई, उस बिहारी सतसई का पहला ही दोहा, जिसे मंगलाचरण के रूप में हमें मान सकते हैं, उस दोहे में इन्होंने राधा की आराधना की है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परत श्यामु हरित दूती हुई, कि हे राधा आप मेरी भव बाधा, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर कीजिए। अब आता है, ये तो इनका व्यक्ति परिचय था, इनका व्यक्तित्व हो गया कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, किस दरबार में थे, आश्रयदाता शासक कौन थे, और ये किस संप्रदाय में दीक्षित थे। अब आता है इनका नंबर है, अब जो नंबर है वो आता है इनके रचना परिचय या इनका कृतित्व। तो इनकी रचना का नाम है दोस्तों बिहारी सतसई। इनकी रचना का नाम क्या है? बिहारी सतसई। यह एक मुक्तक रचना है। मुक्तक रचना का अर्थ है कि विभिन्न कोटियों या विभिन्न श्रेणियों के पद इसमें शामिल है। इसमें भक्ति के मिलेंगे, नीति के मिलेंगे, ज्योतिष के मिलेंगे, प्रकृति चित्रण मिलेगा, श्रृंगार रस मिलेगा। श्रृंगार के दोनों भाग आपको यहाँ, संयोग और वियोग दोनों भाग आपको यहाँ दृष्टिगत होंगे, देखने को मिलेंगे। बिहारी ने जो ग्रंथ लिखा बिहारी सतसई, उसकी भाषा क्या लिखी? क्योंकि ये कृष्ण के भक्त थे और कृष्ण के जो भक्त उन्होंने सभी ने ब्रज भाषा में साहित्य रचना की है। काव्य रचना किस भाषा में की है? ब्रज भाषा में। तो सिर्फ हम ये लिखे, एक तो ये लिखे कि बिहारी ने ब्रज भाषा में और बिहारी सतसई ग्रंथ नामक ग्रंथ की रचना की, और हमने सीधे लिखा भाषा ब्रज, तो दो शब्दों में और हम अपनी बात वहां लिखने में कामयाब हुए। और पद कितने हैं या छंद कितने हैं? तो 713 है। और 713 क्या है? दोहे। कौन से छंद है? दोहे है। अब बात आती है इनकी रचना और इनकी शैली की विशेषता क्या है? तो इनकी रचना शैली की विशेषता एक तो उक्ति वैचित्र्य, विचित्रता। इनकी उक्तियां विचित्रता लिए हुए हैं, अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। अन्योक्ति अलंकार का विलक्षण प्रयोग, जैसे आपने देखा है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी, फूली फूले 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 चुन लिए काली हमारी बारी। या इसके अलावा जब महाराज जयसिंह के दरबार में, कहा जाता है कि महाराज जयसिंह के दरबार में 1645 ईस्वी में जब बिहारी पहुंचते हैं, तब महाराजा जयसिंह और अपनी नव विवाहित रानी के साथ उनके निवास में थे। बिहारी ने दरबार में पूछा, तो अब उनको पता चला, ये सूचना मिली कि महाराज और रनिवास में है। और तब उन्होंने एक दोहा लिखा। दोहा इस प्रकार था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधु आगे कौन हवाल। कि हे ब्रह्म, तू जिस कली से बंधा हुआ है उस कली में ना तो पराग ही है और ना ही मधुर मधु ही विकसित हुआ है, और आज ही तुम्हारी ये हालत हो गई है। तो सोचिए जब ये पूर्ण पुष्प बन जाएगा, पूर्ण तरीके से खिल जाएगा, तब आपका क्या हश्र होने वाला है।
इस दोहे का जो मूल भाव था वो भाव महाराजा जयसिंह समझ जाते हैं और तत्काल वो राज दरबार में उपस्थित होते हैं और अपने राजकार्य में संलग्न हो जाते हैं। तो इसलिए ये अन्योक्ति अलंकार का इन्होंने बहुत ही उम्दा प्रयोग वहां किया है। इनके काव्य में आपको श्रृंगार रस की उत्पत्ति या श्रृंगार रस की व्यंजना देखने को मिलेगी। संयोग और वियोग दोनों ही श्रृंगार की रचना व्यंजना वहां देखने को मिलती है। भक्ति से संबंधित दोहे खूब मिलेंगे, नीति से संबंधित दोहे भी मिलेंगे। तो आप इसे कह सकते हैं कि भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बिहारी के काव्य में बहती है। प्रकृति चित्रण इनका अनुपम है। ज्योतिष विज्ञान के बारे में इनकी जो जानकारियां हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। अर्थ विस्तार अलंकारिकता की अलंकार सहित और इनके काव्य में खूब अर्थ विस्तार देखने को मिलता है। कल्पना शक्ति की समाहार शक्ति का विलक्षण प्रयोग। कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनी हूं सो बात। कि ये कल्पना शक्ति के माध्यम से इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी बात वहां कही है। और सामासिकता का तो कहना ही क्या, सामासिक पदों का इन्होंने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन या उम्दा प्रयोग अपनी इस रचना में किया है। अब बात आती है, ये एक पॉइंट था रचना और शैलीगत विशेषताएं, इसमें कुल मिलाकर 10 विशेषताएं हमने लिखी है। आप 7-8 तक भी पहुंचते बहुत शानदार प्रदर्शन है, उससे माना जाएगा। अब बात आती है कि प्रचलित कथन या प्रचलित उक्तियां किसके संबंध में, कवि के संबंध में, एक तो बिहारी स्वयं के संबंध में और एक इनकी रचना बिहारी सतसई के संबंध में। बिहारी के संबंध में इनकी खुद कवि के संबंध में जो उक्ति है वो तो है कि ये गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। गागर में सागर भरने वाले कवि माने जाते हैं। गागर चूंकि एक मटके को कहा जाता है, जैसे कि एक कहावत है, अध जल गगरी छलकत जाए। तो अध जल गगरी छलकत जाए में क्या है, आधे जल से भरी हुई आधी गगरी, वो गगरी मटके को हम कह सकते हैं। तो मटके में और एक सागर को समाहित कर देने की विलक्षण क्षमता सिर्फ बिहारी में ही मानी जा सकती है। तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने की जो क्षमता थी, जो उनमें गुण था, उस गुण के कारण से इनके बारे में कहा जाता है कि ये गागर में सागर भरने वाले कवि थे। और इनकी रचना बिहारी सतसई के विषय में एक दोहा प्रचलित है कि सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। कि सत सैया के जो दोहे हैं वो नाविक के तीर की भांति है, मल्लाह के तीर की भांति है। देखने में भले ही छोटे लगते हो लेकिन घाव बड़ा गहरा करते हैं। देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो इस प्रकार से हमें बिहारी का परिचय कम से कम शब्दों में और उनके बारे में उचित और अधिकतम और समुचित जानकारी हम परीक्षक के समक्ष रख सकते हैं यदि ये प्रश्न हमसे पूछा जाता है तो। अब देखिएगा दोस्तों, मेरा दो निवेदन है। एक तो कक्षा 12 के विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन ये है कि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, अधिकतम जानकारी आप उसमें वहां समाहित करेंगे। इसके अलावा अन्य वीडियो भी है, जैसे रहीम है, तुलसी सूरदास है, उनके बारे में पूर्व में वीडियो जारी हो चुके हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन दोनों ही वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। शिक्षक साथियों से निवेदन ये है कि आपकी विद्वता पर किसी प्रकार का कोई संशय हमें बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में भी यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से 1 और 1 मिलकर 11 हो जाते हैं, तो हम और आप मिलकर, दोनों मिलकर और हम बच्चों में और ज्यादा निखार ला सकते हैं, जो कि हमारा अंतिम उद्देश्य भी है। हम अपने अंतिम उद्देश्य में जितने संसाधन काम में ले सकते हैं, हम आपको ले, आप हमें ले, और इस प्रकार से बच्चे में निखार आए, बच्चे में और ज्यादा, और बच्चा प्रोग्रेस करे। तो इसी के लिए हम चाहेंगे कि आप बच्चों को बता सकते हैं। और बच्चों से और निवेदन ये है कि आप कक्षा 12 पास करते ही 2-4 महीने के पश्चात और कंपटीशन की दुनिया के एक के सिपाही बन जाएंगे। तो वहां आप भांति भांति के कंपटीशन एग्जाम देंगे, प्रतियोगी परीक्षाएं आपके लिए आयोजित की जाएंगी। तो जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी उनमें हिंदी व्याकरण का अपना अलग महत्व है। हिंदी व्याकरण पूरी की पूरी ये मान के चले कि पूरी परीक्षा ही पास करवाने में सक्षम है। तो हम ये चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा के तत्काल पश्चात और हम हिंदी व्याकरण के एक एक प्रकरण, एक एक पॉइंट पर खुलकर बात करेंगे। अधिकतम उदाहरणों और अधिकतम रेफरेंस जो संदर्भ पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों के, प्रामाणिक पुस्तकों के माध्यम से हम जानकारी आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। इसलिए यदि आप चैनल से जुड़ते हैं तो आपको हर हाल में
लाभ ही लाभ होने वाला है, नुकसान एक भी नहीं है। और खास बात ये भी हम कह सकते हैं कि आपको यहाँ लफाजी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आप अपने इस चैनल के साथ बने रहें, हिंदी वाले मार साहब के साथ, और जब तक नया वीडियो है तब तक आपकी तैयारी चालू रखें। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, अनुमति दीजिए अभी। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्ते। वही कक्षा 12, वही अभिनव सरोवा, वही हिंदी अनिवार्य और वही कवि परिचय। 21 बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र का 21वां प्रश्न, जिसमें कि एक कवि और एक लेखक, दोनों में से किसी एक का जीवन और रचना परिचय हमें वहां प्रस्तुत करना है। इस वीडियो से पहले हम बिहारी पर, उससे पहले रहीम पर और उनसे पहले सूरदास पर बात कर चुके हैं। यह हमारे पड़ाव का चौथा कदम है और इसके पश्चात हमें सिर्फ एक और शमशेर बहादुर सिंह के बारे में जानकारी लेनी है। यहाँ हमने एक पैराग्राफ की तरह से न लिखकर बिंदुवार लिखा है ताकि हम कम से कम शब्दों में और अधिक से अधिक बातें कह सकें। देखिए, कवि का नाम है भूषण। किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि है। जन्म इनका होता है 1613 ईस्वी में और मृत्यु इनकी होती है 1715 ईस्वी में। इनका जन्म तिकवापुर गांव में होता है। कहाँ होता है? तिकवापुर गांव में। और तिकवापुर गांव कानपुर जिले में है। क्योंकि कानपुर एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, इसलिए हमें उत्तर प्रदेश के नाम का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। मूल नाम इनका घनश्याम था। इनका मूल नाम क्या था? घनश्याम। जिस प्रकार से प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय, जैनेन्द्र कुमार का मूल नाम आनंदीलाल, राहुल शंकर था इनका, केदार पांडे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बैजनाथ मिश्र। इस प्रकार से इनका भी मूल नाम जो है वह घनश्याम था और इनके पिताजी का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। भूषण के पिताश्री का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। ये 2 राजाओं के दरबार में रहे। 2 राजाओं के द्वारा इनको आश्रय दिया गया, शरण दी गई थी। एक है मराठा शासक शिवाजी, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी, और दूसरे हैं छत्रसाल। इनके द्वारा कुल मिलाकर दोनों राजाओं के दरबार में रहते हुए 5 अलग अलग ग्रंथों की रचना की गई थी। 5 ग्रंथों में कौन कौन से हैं? एक तो शिवाजी पर लिखा हुआ, 2 शिवाजी पर 2 लिखे इन्होंने। एक तो है शिवराज भूषण, शिवराज भूषण, और दूसरा है शिवा बावनी। एक पहला ग्रंथ है शिवराज भूषण, दूसरा है शिवा बावनी। दोनों में ही छत्रपति शिवाजी की शासन व्यवस्था और उनकी वीरता का उल्लेख किया गया है। तो शिवराज भूषण इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। इनकी कीर्ति, इनके यश और इनकी प्रसिद्धि का जो कारण है या जो वजह है वह शिवराज भूषण नामक रचना ही मानी जाती है। उसके बाद इनकी रचना है शिवा बावनी। उसके बाद में छत्रसाल राजा के दरबार में रहे तो छत्रसाल दशक, और 2 स्वयं के नाम से इन्होंने लिखी है, भूषण हजारा और भूषण उल्लास। भूषण हजारा और भूषण उल्लास के नाम से 2 रचनाएं इनकी और मिलती हैं। कुल मिलाकर इनकी 5 रचनाओं के नाम आप यहाँ देख सकते हैं। यदि बोर्ड के परीक्षा में आप इन 5 में से कोई 4 भी लिख देते हैं तो आपका उत्तर बहुत ही शानदार श्रेणी में माना जा सकता है। अब इनकी रचनाओं में कौन कौन सी विशेषताएं शामिल हैं अथवा समाहित है, देखिएगा क्या क्या है कि रचनागत विशेषताएं। पहली विशेषता इनके काव्य में राष्ट्रीयता की भावना के उद्गार देखने को मिलते हैं। राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम की, राष्ट्रीयता का अर्थ आप इस प्रकार से भी यहाँ लिख सकते हैं। राष्ट्रीयता न लिखे आप देश प्रेम शब्द का उल्लेख करते हुए तो भी कोई दिक्कतें नहीं पेश आनी है। तो राष्ट्रीयता अथवा देश प्रेम की भावना है। उसके पश्चात वीर रस की प्रधानता है। इनके काव्य में वीर रस की प्रधानता है। और आप देखें हमारे पाठ्यक्रम में जो 5 कवि थे कि साजी चतुरंग सेने अंग में उमंगधारी सरदा शिवाजी जंग जीतन चलते है भूषण भनत नाद विहद नगरन के भूषण भनत नाद विहद नगरन की। इस प्रकार से इनकी रचनाएं जो है वो वीर रस और ओज गुण से भरपूर है। इनके काव्य में ओज गुण की जो छटा है वो वास्तव में देखते ही बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वीर रस और ओज गुण के चक्कर में इन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर दिया है।
कि एल फैल खेल फैल खेल कम गेल गेले गजन के ठेल फैल सैल उछलते हैं, कि एल फैल खेल फैल खेल कम गेल गेल, कि इन शिवाजी की जो सेना जाती है युद्ध के लिए, कूच कर रही है, प्रस्थान कर रही है उस समय, और इतनी अफरा तफरी, इतना अस्त व्यस्त माहौल हो जाता है कि खलक की गल गल, ये दुनिया की गली गली में और वहां अस्त व्यस्तता मच जाती है या अफरा तफरी मच जाती है। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कवि ने वर्णन किया है तो पढ़ेंगे हम। तो एल फैल खेल फैल खलक में गेल गेल, है ना। तो उस प्रकार से बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी हमें और यहाँ पर प्राप्त होता है। विशेष तथ्य एक छोटा सा हेडिंग और लगाकर, एक पॉइंट, एक बिंदु और लगाकर, और आप लिख सकते हैं कि भूषण रीति काल के कवि थे। भूषण कौन से काल के कवि है? रीति काल के कवि है। और रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में यदि हम बात करें तो उस समय का जो साहित्य वो अधिकांश साहित्य श्रृंगार रस में लिखा गया था, प्रकृति चित्रण उनमें ज्यादा है, और उनमें दरबारी साहित्य वह बनकर रह गया था। क्योंकि इस साहित्य को भी आप दरबारी साहित्य की श्रेणी में रख सकते हैं, लेकिन ये कम से कम श्रृंगार प्रधान रचना नहीं है। क्या कह रहे हैं कवि कि भूषण रीतिकाल के कवि थे है, क्योंकि उस काल में श्रृंगार परक रचनाओं का लेखन चरम पर था, किंतु भूषण ने धारा के विपरीत, धारा का अर्थ है जो लेखन धारा थी, जो लेखन धारा क्या थी? श्रृंगार रस वाले लेखन धारा के विपरीत जाकर वीर रस से आबद्ध रचनाएं लिखी। कौन से रस से? वीर रस से आबद्ध रचनाएं लिखी। और इसी वीर रस प्रधान काव्य लेखन के लिए आप हर देश काल में स्मरणीय रहेंगे, स्मरण किए जाते रहेंगे। हर देश काल, देश का मतलब यहाँ पर किसी भी क्षेत्र से, और काल का अर्थ है समय से। आप हर क्षेत्र में और हर समय आपको स्मरण किया जाता रहेगा। जब जब बात चलेंगी देश प्रेम की, राष्ट्रीयता की, जब बात चलेंगी वीर रस की, जब बात चलेंगी ओज गुण की, अथवा बात चलेंगी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन की, तो आपका नाम वहां स्मरण किया जाएगा। किसका नाम है? भूषण का नाम। तो चलिए दोस्तों, भूषण के कवि परिचय में इतना ही। और आप यदि 21वें प्रश्न के जो शब्द सीमा है 60 शब्द है, उस शब्दों में इन्हें बांधना चाहिए तो आराम से बांध सकते हैं, और आपका उत्तर बहुत ही सटीक और समुचित वहां माना जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इजाजत दीजिए। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद। हाँ दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने 5वें कदम की तरफ। कवि परिचय में हमारे 5वें और अंतिम कवि शमशेर बहादुर सिंह के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। एक बिंदुवार उनका विश्लेषण, उनकी जानकारियां वो एकत्र करते हैं, ताकि हमें बोर्ड परीक्षा में और अपने जवाब के रूप में वहां सबमिट कर सकें, वहां लिख सकें। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में होता है और इनकी मृत्यु 1993 ईस्वी में होती है। इनका जन्म स्थान देहरादून था। इनका जन्म स्थान देहरादून है, जो कि प्राकृतिक रूप से अपने आप में एक अनुपम सौंदर्य खुद के अंदर समेटे हुए है। कवि में कवि हृदय ये थे। 3 वर्ष की आयु में इनकी माता का देहांत हो जाता है, 18 वर्ष की आयु में विवाह होता है, और 6 वर्ष शादी को होते हैं, उसके पश्चात इनकी पत्नी का भी देहांत हो जाता है। तो ये अंतर्मुखी और साथ ही एक कवि के रूप में, और इनकी भावनाएं हैं, कोमल भावनाएं, कोमल संवेदनाएं वो जागृत होते हैं, और बाद में हमारे समक्ष इनकी रचनाएं और प्रस्तुत होती हैं। इनका उपनाम है हिंदी उर्दू हिंदी दो आब। दो का अर्थ तो दो संख्यात्मक है ही है, और आब का अर्थ है नदी। आब का अर्थ क्या है? नदी। कि ये हिंदी और उर्दू नामक 2 नदियों का संगम है, अर्थात दोनों ही भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। और इनके कहने के मुताबिक, शमशेर बहादुर सिंह के कहने के मुताबिक, जिस प्रकार से नदी सभी जीव जंतु, वनस्पति, पशु पक्षी, मनुष्य सभी की प्यास बुझाती है, उसी प्रकार से और जो भाषा है उस भाषा पर भी किसी धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय का अधिकार नहीं है। भाषाएं नदी की तरह सतत बहने वाली, अपने अंदर चीजों को समाहित करने वाली होती हैं। तो वे स्वयं को हिंदी और उर्दू का दो आब कहते हैं, और उन्होंने हिंदी उर्दू कोश का संपादन भी किया था। संपादन में हम क्या लिखेंगे? हिंदी उर्दू कोश। हिंदी उर्दू कोश का उन्होंने संपादन भी किया था। ये अजय के द्वारा संपादित द्वितीय या दूसरे तार सप्तक के कवि भी माने जाते हैं। इनकी रचनाएं इस प्रकार से है। कुछ कविताएं
कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, काल तुझसे होड़ मेरी, और इतने पास अपने। रचनाओं के नाम पुनः देख लेंगे कि कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, काल तुझसे होड़ मेरी, इतने पास अपने। और आगे हम देखते हैं विशेष तथ्य, इनके बारे में हम क्या सबमिट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। पहला तथ्य हम लिखेंगे कि आपकी रचनाओं में, ये चूंकि प्रगतिशील कवि माने जाते हैं, लेकिन आपकी रचनाओं में प्रगतिशीलता के साथ साथ प्रयोगवादिता की झलक भी देखने को मिलती है। ये न केवल प्रगतिशील कवि थे, अपितु प्रयोगवाद का जो समावेश है, जो पुट है, वो भी इनके अंदर दृष्टिगत होता है। आप प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। तो प्रेम और सौंदर्य के कवि कौन माने जाते हैं? शमशेर बहादुर सिंह। इनके बारे में विशेष तथ्य है कि ये भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद है, आप बिंब विधान के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आपने ध्यान दिया होगा उषा कविता में ये सूर्य, आकाश को अलग अलग बिंब प्रदान करते हैं कि किस प्रकार से प्रतिपल और जो दृश्य है वो दृश्य बदलता जा रहा है। एक बार लगता है कि जैसे कोई गीला चौका है, अगले एक पल लगता है कि जैसे किसी ने उस गिल्ली काली स्लेट पर और खड़िया चाक मल दी हो, या किसी की गोरी देह है वो झिलमिलाती हुई सी दिखाई पड़ती है। उस प्रकार से वो अलग अलग बिंब, अलग अलग दृश्य वहां हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो वे अपने बिंब विधान के लिए नए अछूते बिंब विधान वो लेकर आते हैं। तो इसके लिए वे विशेष रूप से प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य जगत में। और आपने हिंदी भाषा को है, साहित्य को, आपने हिंदी भाषा व साहित्य को अछूते बिंब और रंग दिए हैं। अछूते बिंब वो एक जगह कहते हैं, कभी शाम के वक्त का, शाम का वक्त है, सूर्य ढलान की तरफ है, और उस समय कहते हैं कि सूरज कुछ नमकीन खट्टा सा है, नींबू सा नमकीन, सॉरी, सूरज कुछ नींबू सा नमकीन है। अब बताइए नींबू सा नमकीन कैसे है? क्योंकि वो ढलान में जा रहा है और उसका जो रंग है वो कहीं ना कहीं नींबू के जैसा पित्त वर्ण लिए हुए है। तो शायद इसीलिए उन्होंने वहां कहे कि सूरज नींबू सा नमकीन है। और नए प्रतीक विधान, उन्होंने नए नए प्रतीक अलग अलग चीजों को दिए हैं और संक्षिप्त वाक्य विन्यास से समृद्ध किया है। हिंदी साहित्य को उन्होंने संक्षिप्त, बहुत छोटे छोटे वाक्य विन्यास, बहुत छोटे छोटे वाक्य में उन्होंने अपनी बात कहने का पूरा प्रयास किया है। जैसे जैनेन्द्र कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो कहानी कहने से भागते हैं, उसी प्रकार से ये भी, और पाठक पर छोड़ देते हैं कि पाठक क्या कल्पना करता है, पाठक की कल्पना पर और वे छोड़ के और अपनी कविता में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी हिंदी साहित्य अनिवार्य के जो कविता, कवि और लेखकों का परिचय है, उनमें पांचवे और अंतिम कवि हैं। यदि हम इन पांचों को कंठस्थ याद कर देते हैं और हमारा जवाब वहां यदि हम सबमिट कर, क्योंकि पांचों में से कोई ना कोई एक, क्योंकि वहां क्या होगा, वहां एक तो लेखक का नाम होगा और लेखक के बाद में अथवा होगा और उसके बाद में एक कवि का नाम। कवि का नाम यहाँ दिया जाएगा आपको, दोनों का ही नाम, लेखक का नाम भी होगा, कवि का नाम भी होगा। यदि हमने पांचों कवि याद कर रखे हैं, क्योंकि पांचों कवियों के बारे में यदि हमने याद रखा है तो लेखक के बारे में जानने की फिलहाल परीक्षा की दृष्टि से जरूरत महसूस नहीं होती। और आप पांचों कवियों में से जिस किसी कवि का भी वहां पूछा जाता है, आप उसकी जानकारी वहां पर सबमिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और अपना उत्तर है वो बेहतरीन तरीके से कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी, इस प्रकार से आप पैटर्न के हिसाब से बिंदुवार लिखेंगे तो आपकी जानकारी जो है वो समुचित, जो वह प्रश्न में पूछना चाहते हैं वो समुचित जानकारी वहां पर और सबमिट की जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही कवि परिचय के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।